10 नवंबर 2025 शाम के ठीक 6:52 में एक जोरदार धमाका गूंजा। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास धीरे चलती एक सफेद i20 कार पल भर में आग के गोले में बदल गई। धुआं, चित्कारें और अफरा तफरी, राजधानी दिल्ली दहल उठी। कुछ ही पलों में सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या दिल्ली पर फिर से आतंकी हमला हुआ है? धमाके के बाद लाल किले के पास का इलाका अफरा तफरी के माहौल में बदल गया। 3 से 4 गाड़ियां जल चुकी थी, कई लोग सड़क पर घायल पड़े थे, किसी के कपड़े फट चुके थे, किसी का चेहरा खून से सना था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाका इतना भीषण था कि लगा भूकंप आ गया हो। मैं 3 बार उठा और 3 बार गिरा। अग्निशमन विभाग को सूचना मिली, मौके पर 7 दमकल गाड़ियां तुरंत पहुंची। फायर ब्रिगेड, पुलिस और एनएसजी की टीमों ने पूरे इलाके को घेर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, फॉरेंसिक टीम और क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक धमाके में इस्तेमाल कार हरियाणा नंबर HR26 की थी। कार के टुकड़े बिखरे पड़े थे। पुलिस ने टुकड़े को जोड़कर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ट्रेस किया। पहली जानकारी मिली, गाड़ी किसी नदीम खान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जांच में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले नाम सामने आने लगे। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया और पता चला कि वहीं i20 कार अब मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सलमान से पूछताछ हुई। उसने बताया कि उसने कार 1.5 साल पहले ओखला निवासी देवेंद्र को बेच दी थी। देवेंद्र ने वही कार हरियाणा के अम्बाला में किसी नदीम खान को बेच दी और इसी चेन से जाँच टीम अम्बाला पहुँची, जहाँ से इस गाड़ी का पुलवामा कनेक्शन सामने आया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि जिस कार में धमाका हुआ वो आखिर में पुलवामा के डॉक्टर उमर मोहम्मद के पास पहुंची थी। उमर कोई आम शख्स नहीं था। वो फरीदाबाद के अल कलाम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था, लेकिन गुप्त रूप से जैसे मोहम्मद के मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था। उमर का नाम पहले भी पुलिस की जांच में आ गया था, क्योंकि एक दिन पहले ही फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई थी। उस केस में डॉक्टर मुजमिल और आदिल को गिरफ्तार किया गया। दोनों जैस के एक्टिव मॉड्यूल चलाते थे और डॉक्टर उमर उनका करीबी सहयोगी था। जैसे ही उसके साथी पकड़े गए, उमर घबरा गया। अगर धमाके की मिनट टू मिनट टाइमलाइन को देखें तो 10 नवंबर की सुबह 8:13 पर i20 कार बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में दाखिल हुई। फिर सुबह 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल इलाका के पास एक पेट्रोल पंप पर रुकी। उसके बाद दोपहर 3:19 पर कार लाल किला परिसर सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में दाखिल हुई। फिर शाम 6:48 पर कार पार्किंग से बाहर निकली और 6:52 पर नेताजी सुभाष मार्ग पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में जोरदार धमाका हुआ। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि काले मास्क में एक शख्स ड्राइविंग सीट पर बैठा है। वहीं डॉक्टर उमर मोहम्मद था। वो जितनी देर कार सुनहरी मस्जिद पार्किंग में थी तब तक कार में ही बैठा रहा, एक पल के लिए भी नीचे नहीं उतरा। फिर जैसे ही उसने गाड़ी आगे बढ़ाई, 4 मिनट बाद विस्फोट हुआ। धमाके के बाद पुलिस को मानव शरीर के टुकड़े मिले, एक हाथ दूर जाकर गिरा हुआ था। DNA जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने सैंपल लिया है। अगर यह मैच हुआ तो पुष्टि हो जाएगी कि उमर मोहम्मद ही कार चला रहा था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर का प्रयोग हुआ था, यानी यह एक ANFO ब्लास्ट था, वही तकनीक जो पुलवामा 2019 हमले में इस्तेमाल हुई थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब तक 3 संदिग्ध पुलवामा के अवंतीपुरा थाने से पकड़े गए हैं। एक तारिक अहमद मलिक है जो ATM गार्ड है, दूसरा आमिर रशीद मीर तारिक का सिम कार्ड इस्तेमाल करता था और तीसरा आमिर का भाई उमर रशीद मीर। इन सबका कनेक्शन डॉक्टर उमर मोहम्मद और फरीदाबाद के मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि डॉक्टर शाहीन नाम की एक महिला जो जैश के महिला विंग की प्रमुख है, वो भारत में भर्ती का जिम्मा संभालती थी। वो जमात उल मोमिनात नाम से संगठन से जुड़ी हुई थी, जिसकी लीडर पाकिस्तान में सादिया अजहर मसूद है, जो कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड यूसुफ अजहर की पत्नी है। इस हमले ने एक नया खतरा सामने रखा, शिक्षित आतंकवाद का। अब बम उठाने वाले लोग अनपढ़ नहीं बल्कि MD और MBBS डिग्री वाले रेडिकल डॉक्टर हैं। डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन, ये तीनों डॉक्टर सोशल मीडिया और एनक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनलों के जरिए जैश की ऑनलाइन प्रोपेगेंडा फैक्ट्री चला रहे थे। इनका मकसद था भारत में इंटेलेक्चुअल जिहाद का नेटवर्क बनाना। दिल्ली ब्लास्ट के तुरंत बाद ही दिल्ली, मुंबई, UP, बिहार और नागपुर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। RSS मुख्यालय नागपुर, दिल्ली एयरपोर्ट और इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सशस्त्र सीमा बल और IB के टीमों को सीमा पार हर व्यक्ति पर नजर रखने के निर्देश मिले। दिल्ली पुलिस ने लाल किला 3 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया। 11 नवंबर से 13 नवंबर तक विजिटर को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
दिल्ली धमाके की टाइमिंग ने सबको चौंका दिया है। धमाका ठीक उसी शाम को हुआ जब अगले दिन 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान होने थे। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर भारत के राजनीतिक माहौल को अस्थिर करने का आतंकी साजिश? सुरक्षा एजेंसियां इन दोनों एंगलों पर काम कर रही है। आज इस मामले की जांच में देश की सबसे बड़ी एजेंसियां शामिल हैं। NIA, IB, NSG, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और UP ATS के साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस, सभी एक ही मिशन पर है। लक्ष्य है डॉक्टर उमर अब्दुल को जड़ से खत्म करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले पर गहरा दुख जताया है और कहा कि दिल्ली विस्फोट के प्रभावित परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने तुरंत MHA की आपात बैठक बुलाई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल व्यक्तिगत रूप से इस केस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो सवाल जो बाकी है वो ये है कि क्या उमर मोहम्मद ने वाकई खुद को उड़ाया था या उसे रिमोट से ब्लास्ट किया गया? क्या इस हमले का निशाना लाल किला था या मध्य दिल्ली का कोई दूसरा इलाका? क्या यह दिल्ली में फियादीन हमला था? और सबसे अहम सवाल कि क्या अब भारत डॉक्टरों के जिहाद जैसे नए खतरे से जूझ रहा है? यह हमला सिर्फ दिल्ली पर नहीं है बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और शैक्षणिक संस्थानों पर हमला था। जो आतंक कभी सीमाओं से आता था और वो डिग्रीधारी आतंकी के रूप में हमारे बीच बढ़ा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट ने हमें याद दिलाया कि सुरक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेवारी नहीं है बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। यह सिर्फ एक धमाका नहीं था, यह चेतावनी थी कि आतंक अब यूनिफॉर्म नहीं पहनता। वो लैब कोट, स्टेथोस्कोप और सोशल मीडिया अकाउंट के पीछे भी छिपा हो सकता है। भारत को अब नए दुश्मन की पहचान करनी होगी जो बाहर से नहीं भीतर से हमला करता है।